नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जल्दी से दोस्तों आप लोग लाइव आ जाइए। चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप सभी का जो प्रधान शिक्षक की तैयारी चल रही है पूरे सिलसिलेवार ढंग से जो चल रही है ना, पूरे सिलेबस के अनुसार चल रही है। तो इसको हम लोग तो बहुत पहले से शुरू किए थे और ये लगभग अब मुकाम पर हम लोग पहुंचने वाले हैं, क्योंकि आप सभी की जो एग्जाम है वो 18 दिसंबर 2022 को होने वाली है। और अब ज्यादा दिन नहीं बचा है, मात्र आपके पास देखिए नवंबर आ गया ना, नवंबर पूरा बचा हुआ, दिसंबर 18 दिन इधर बचा हुआ, यानी कि 1.5 महीना आपके पास मात्र समय है ना। और इधर छठ पूजा में आपको लगभग 2-4 दिन डिस्टर्ब ही रहिएगा। ठीक है, आज हमारा क्लास हो रहा है, कल भी क्लास होगा, हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जहां तक हो सके हम लोग क्लास करते चलेंगे। ठीक है, और पीछे वाला नहीं देखे हैं तो पीछे वाला हमारा वीडियो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर के। और अभी छठ पूजा के आप लोग को एक ऑफर दिया गया है ना, छठ पूजा के लिए एक ऑफर दिया गया है जिसमें आपको 351 पहले चार्ज लग रहा था पीडीएफ लेने के लिए, उसमें नोट्स आपको मिल जाएगा, पीछे वाला सारा वीडियो मिल जाएगा। और अभी वर्तमान में आपको 299 लग रहा है। कब तक? तो 31 अक्टूबर तक आपका। ठीक है, छठ पूजा का स्पेशल ऑफर है। जो लोग अगर लेना चाहते हैं तो जल्दी से ले लीजिएगा, क्योंकि वो पीडीएफ आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के व्यू से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग चलते हैं अब आगे। आज बीपीएससी प्रधान शिक्षक का टेस्ट नंबर आपका 5 होगा और मॉडर्न हिस्ट्री का होगा। ठीक है, इसके पहले मॉडर्न हिस्ट्री का 4 टेस्ट आपका हो गया है, नहीं देखे हैं तो प्लीज जरूर देख लीजिएगा, है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और हिस्ट्री के अलावा आपको पॉलिटी करवा दिया गया है, ज्योग्राफी करवा दिया गया है, वन लाइनर भी करवाया गया है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारा आपको टेस्ट करवाया गया था, लगभग 80-90 टेस्ट करवाया गया था, जिसमें डीएलएड का भी था लगभग 30-40 टेस्ट, और आपका समान अध्ययन का भी टेस्ट था। मैथ का क्लास आप लोग का बहुत सारा करवाया गया है, मैथ का भी क्लास आपको छठ पूजा के बाद फिर से शुरू हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा जितने लोग आ गए हैं। और जो आपकी टेस्ट होती है वो डेली रात में 9 बजे से लाइव चलती है। ठीक है, तो ये आप समय को आप याद रखिएगा, रात में 9 बजे से हिस्ट्री यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का टेस्ट नंबर 5, और ये छठ पूजा का स्पेशल ऑफर है आप सभी के लिए, है ना। ये नंबर आपको दिख रहा है 7857824310। ये नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर भी यही है, और गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, व्हाट्सएप पे, अमेजन पे सारा नंबर आपका यही है। तो आप इस नंबर पर कितना पे करना है? तो मात्र 299 पे करना है, और 299 पे करके आप पीडीएफ ले सकते हैं, आराम से तैयारी कर सकते हैं, पीडीएफ को आप निकाल भी सकते हैं, है ना। अगर आपके पास फोन पे, गूगल पे नहीं है तो आप किन्हीं और के माध्यम से भी इस नंबर पे पेमेंट करके आप ले सकते हैं। देखिए फी जो है आपका ये बढ़ जाएगा, है ना। छठ पूजा के बाद जो ये फी है दोस्तों ये 501 होने वाला है ना। 351 आपका फी था, अब ये 351 नहीं रहेगा। जो लोग को अगर लेना है तो अभी ले लीजिए, मात्र 299 लगेगा, नहीं तो फिर 501 लगेगा आप लोग को। ठीक है, चलिए। और एक चीज, हमारा टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों, है ना। ये है हमारा टेलीग्राम ग्रुप कैरियर परिवार का, इसको जरूर से जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर भी आपको टेस्ट वगैरह होते रहता है, बिल्कुल फ्री है, इसको आप फ्री में ज्वाइन कीजिए, कोई चार्ज आपका नहीं है। चलिए आज का हम लोग पहला सवाल देखते हैं। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, है ना, थोड़ा सा बस। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को? चलिए, तो आज का प्रश्न है, इस प्रश्न को आप देखिएगा। ये है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का आज का पहला सवाल। सवाल क्या कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हाँ, खाली स्थान पे यहाँ पर आप भर दीजिए। कह रहा है कि रिक्त स्थान में क्या आएगा, है ना, ईस्वी यहाँ पर भरना है। किस ईस्वी में? बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। बताइए, है ना, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए कि किस ईस्वी में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। ईस्वी क्या होगा? ऑप्शन है 1885, 1886, 89 और 90। क्या होगा दोस्तों फर्स्ट का आंसर? देखिए इसका आंसर भी आप लोग को यहाँ पर दे दिया गया है, पूरा डिटेल्स यहाँ पर आपको दिया गया है, आप इसको जरूर से जरूर पढ़िएगा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1885 ईस्वी में। देखिए 1885 ईस्वी में क्या हुआ था? 1885 में क्या हुआ था आपको याद है ना? कांग्रेस का जो
स्थापना हुआ था दोस्तों, गठन हुआ था, वो कब हुआ था? 1885 में ही हुआ था। किसके द्वारा हुआ था तो बताइएगा कमेंट करके, है ना। पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कहाँ स्थापना हुआ था? तो बंबई में हुआ था, ध्यान रखिएगा, है ना। और इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में भी आपको दिया है, आप इसको पूरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा ये कि अस्थाई बंदोबस्त, जी हाँ, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसने लाया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था 1793 में। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगला सवाल। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, थोड़ा सा इसको हम जूम कर देते हैं, है ना, दिख रहा है आप लोग को। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। हाँ, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी? इसको और थोड़ा सा बड़ा कर दें, ठीक है, और बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है। तो बताइए सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए सभी लोग, कमेंट करके नीचे अपना कमेंट करते चलिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर डी, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में आपका ये सवाल आ चुका है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ डिटेल दिया है, आप इसको पढ़ लीजिए, है ना। मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं, हाँ। कह रहा है कि स्वामी दयानंद, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ से क्या पूछा जाएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर इनका नाम था, है ना। मूल नाम इनका मूल शंकर था। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 1824 में हुआ था, और गुजरात की मौरवी रियासत के निवासी एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। और उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी विरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की थी, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा यहाँ से डिटेल से आप पढ़िएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। आपका प्रश्न नंबर है 73 प्रश्न कह रहा है कि अमृत बाजार पत्रिका, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, S.N. बनर्जी और शिशिर कुमार घोष। इसका आंसर क्या होगा? आप लोग अपना कमेंट इसको कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? तो मैं देखता हूं, इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अमृत बाजार पत्रिका की जो स्थापना किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था? तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। और ये बीपीएससी में पूछा गया सवाल है 2005 में। कह रहा है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना दोस्तों मोतीलाल घोष तथा शिशिर कुमार घोष, यानी कि दो व्यक्ति मिलकर के किए थे अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना। कब किए थे स्थापना? तो याद रखिएगा सॉरी 1868 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया था दोस्तों। ये डेट भी आप ध्यान रखना है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा ग्रुप में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। अगर आपको भी चाहिए तो 299 अभी ऑफर है, पे करके ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको लगभग 130-40 पीडीएफ मिलेगा, जिसमें आपको डीएलएड है, समान अध्ययन है, करंट अफेयर है, मैथ है ना, आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, बिहार से संबंधित सारा पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा। तो अमृत बाजार पत्रिका की जो स्थापना हुई थी वो मोतीलाल घोष प्लस शिशिर कुमार घोष ने किया था 1868 में। कहां किया था? तो कलकत्ता में किया था। और प्रारंभ में यह दोस्तों बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपका 74 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका 74 कि निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों, जी हाँ, उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। उदारवादी के नीति का प्रचारक कौन सा अखबार करता था, है ना, कौन सा पेपर करता था उदारवादी नीतियों का प्रचार? ऑप्शन है न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया और फ्री प्रेस जनरल। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी कि लीडर। और लीडर किसके द्वारा लिखा गया था? याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ना। जो लीडर लिखा गया था दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजेंसी थी
और यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी। यंग इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? आपको तो पता ही होगा, महात्मा गांधी के द्वारा, जिसे महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित करते थे। लीडर जो समाचार पत्र है ना, लीडर समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। कौन थे? याद रखिएगा, लीडर जो समाचार पत्र था, है ना, जो अखबार था, इसके संपादक आपको पूछा जाता है मदन मोहन मालवीय थे। और मालवीय उदारवादी दल के नेता थे। ठीक है, तो वही तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि उदारवादी की नीतियों का प्रचारक कौन था? तो कौन था दोस्तों? मदन मोहन मालवीय, और इन्हीं का पत्रिका था लीडर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी हो जाएगा, है ना। और इसके माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। किसके माध्यम से? तो लीडर पत्रिका के माध्यम से। न्यू इंडिया किसका है बताइए? तो यंग इंडिया के बारे में आपको कई बार पूछा जाता है। तो यंग इंडिया जो है एक साप्ताहिक पत्रिका थी और ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था, है ना। महात्मा गांधी के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था, लिखा नहीं, है ना। चलिए अगला सवाल है आपका, देख लीजिए अगला सवाल दोस्तों यहाँ पर। हाँ, प्रश्न है 75 नंबर। प्रश्न क्या कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? दोस्तों 19वीं शताब्दी के धर्म और समाज सुधार जो आंदोलन हुआ था, है ना, 19वीं शताब्दी में ना बहुत सारे धर्म सुधार और धर्म से संबंधित आंदोलन हुआ था। उसमें किस वर्ग को आकर्षित किया गया था? ये सवाल है आपका, है ना। किस वर्ग को? वर्ग कहने का मतलब है ना जो वर्ग है, यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी, उस समय भी बहुत ज्यादा कास्ट से संबंधित होता था। ऑप्शन दिया गया है कि बुद्धिजीवी वर्ग को, या फिर नगरीय उच्च जातीय को, उदार रजवाड़े को, या फिर निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को। देखिए इसका आंसर क्या होगा? तो 19वीं शताब्दी में जो सबसे ज्यादा आकर्षित किया गया था वो बुद्धिजीवी लोग थे, और आपका नगरीय उच्च जाति लोग थे, और निर्धन सर्वसाधारण वर्ग थे। 1, 2 और 3 यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देख लीजिए ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया है? 1, 2, 3, यानी कि आंसर नंबर आपका सी यहाँ से बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा जितने लोग आ चुके हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। अच्छा, इसके बारे में यहाँ पर काफी डिटेल से दे दिया गया है ना, इसको आप थोड़ा सा यहाँ से देख लेना है। चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर है 76। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता, भाई साहब छपेगा सवाल, याद रखिएगा, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? है ना, पिता कौन थे, है ना, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, श्रद्धानंद और राजा राम मोहन राय। क्या होगा? फटाफट अपना जवाब दीजिए। देखिए जो लोग भी कमेंट करते हैं ना तो ऐसे कमेंट कीजिए, जैसे 76 है तो 76 का ए होगा, या फिर 76 का बी होगा। ऐसे कीजिएगा ना तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी। ये दोस्तों आप रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। यहाँ पर देखिए बहुत सारा राजा राम मोहन राय के बारे में आपको दिया गया है। इनको तो सबसे पहले भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता कहते हैं, ये आपको याद हो गया। इसके अलावे राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, है ना, ये भी याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी इसे कहते हैं। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, जी हाँ, ये भी कहा जाता है अतीत और भविष्य के मध्य सेतु। देखिए आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, वहां से भी पढ़ लीजिएगा। अगला जो सवाल है तो कह रहा है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, जी हाँ, ये सभी किसको कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को ही ये उपनामों से जाना जाता है, यानी कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता भी इन्हें कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि आधुनिक भारत का पिता किसे कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय को। इसको प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत भी कहा जाता है। तो एक सवाल से देखिए कितना सवाल आपका क्लियर हो गया, और ये सारा पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि फालतू का चीज है, फालतू नहीं है, ये आपको हर एक बार एग्जाम में आता है। चलिए अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 77 है। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संपादक थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना, आत्मीय सभा। तो आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे बताइए? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, या फिर अरविंद घोष।
देखिए आत्मीय सभा के जो संस्थापक थे वो थे राजा राम मोहन राय। तो भाई साहब आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसके बारे में देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है बहुत ही अच्छा चीज। क्या दिया है इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए और समझ लीजिए। कह रहा है कि हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत के प्रचार करने के लिए ये भी पूछा जाता है दोस्तों, ये जो राजा राम मोहन राय थे ये किस मत के प्रचारक थे, है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये एकेश्वरवादी थे आपका। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की थी और उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना किया था। ये क्वेश्चन आपको छांटने के लिए दे दिया जाएगा कि राजा राम मोहन राय किसकी मतलब की आलोचना किया था, तो मूर्ति पूजा का ये आलोचना किए थे। और सब प्रमाण यह विचार व्यक्त किया कि हिंदुओं के सभी प्राचीन मौलिक धर्म ग्रंथों ने एक ब्रह्म का उपदेश दिया है और इन्होंने ब्रह्म की पूजा करने के लिए कहते थे। कौन? तो इसीलिए दोस्तों ये जो राजा राम मोहन राय थे ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, है ना। ये जो ब्रह्म है याद रखिएगा, और ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। उसके बारे में भी हम लोग आगे अभी देखने वाले हैं। देखिए अगला सवाल आपका भाई साहब यहीं पर आ गया। सवाल क्या कह रहा है देख लीजिएगा। सवाल कह रहा है 78 नंबर कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, इसका जो ऑप्शन दिया गया है चारों ऑप्शन यहाँ से गलत दिया गया है। ठीक है, चारों ऑप्शन यहाँ पर गलत दे दिया है। तो आंसर सही क्या होगा? देखिए यहाँ पर दिया गया है कि राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828, याद रखिएगा ये डेट है ना, 1000 बार एग्जाम में आ चुका है कि राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना कब किए थे। तो 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज नाम से एक समाज की स्थापना किए थे, जिसे आगे चल करके ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। और इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। ठीक है, किसका विरोध किया? मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया, है ना। और इसीलिए इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। कह रहा है कि यह ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। हाँ, ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे लेकिन मूर्ति पूजा से क्या रहते थे? तो अलग रहते थे। इसके बारे में आपको दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों। हाँ, नेक्स्ट सवाल है आपका 79 नंबर। 79 प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, 79 का जवाब दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना। देखिए तो अभी आप सही जवाब कर दीजिएगा क्योंकि अभी आपको बता दिए इसका स्थापना कब हुआ था। तो 1828 में इसकी स्थापना हुई थी। और 1829 में क्या हुआ था? तो सती प्रथा का अंत हुआ था, जिसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान था आपका। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल है आपका 80 नंबर। 80 नंबर सवाल क्या कह रहा है देखिएगा थोड़ा सा। प्रश्न है दोस्तों 80 नंबर। प्रश्न है कि सती को, जी हाँ, प्रश्न देखिए आ ही गया, है ना। और ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया और पहले भी ये क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं कि सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम वेंटिक, कॉर्नवालिस, कर्जन, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। ठीक है, तो इसमें 5 ऑप्शन दिया गया है, क्या होगा। देखिए सती प्रथा का जो गैर कानूनी घोषित किया गया था दोस्तों ये 1829 ईस्वी में। ठीक है, कब? तो 1829 में। और किसके द्वारा? तो विलियम वेंटिक के द्वारा। आंसर हो जाएगा यहाँ से, आंसर नंबर बी हो जाएगा। और जो भी बी आंसर किए हैं बिल्कुल सही है। इसके बारे में देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है डिटेल से, आप डिटेल को थोड़ा सा देखिएगा। कह रहा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दिसंबर 1829, ये डेट याद रखिएगा, इसमें नियम 17, ठीक है, याद रखिएगा, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रारंभ में ये जो कानून था दोस्तों केवल ये बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था प्रथम बार। यानी कि शुरू जब ये लगाया गया तो सबसे पहले कहां लगाया गया? तो बंगाल प्रेसिडेंसी में लगाया गया। और बाद में इसको कहां कहां लगाया गया? तो 1880 ईस्वी में इसको बंबई और आपको मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। तो सबसे पहले लागू किया गया था 1829 में। कहां? तो नियम 17 के तहत सती प्रथा को प्रतिबंध लगाया गया बंगाल में। चलिए अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 81। प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए। प्रार्थना,
है ना। आप जब प्रार्थना करते हैं ना तो आत्मा से करते हैं ना, आत्मा से कीजिए प्रार्थना को, तो वो सच्चा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रार्थना जब भी कीजिए तो आत्मा से कीजिए, यानी कि आत्मा रंग पांडुरंग, है ना, आत्मा राम पांडुरंग। तो क्या हो जाएगा, प्रार्थना समाज आत्मा राम पांडुरंग। आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर ए। तो कुछ कुछ अपने से भी ट्रिक बैठाइए, है ना, ताकि जल्दी से आप लोग को याद हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आत्मा, प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना जब भी करेंगे तो आत्मा से करेंगे, ठीक है, हाँ, आत्मा से करेंगे। चलिए आंसर होगा आपका आंसर नंबर ए। और इसके बारे में काफी डिटेल्स यहाँ पर दिया है कि प्रार्थना समाज की जो स्थापना की गई थी, ये डेट भाई साहब याद रखिएगा 1867, कहाँ, तो बंबई में, और आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। अगर पूछ दिया जाए कि प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुई थी किसकी प्रेरणा से हुई थी, तो प्रेरणा किसकी हुई थी, तो किसकी प्रेरणा से, आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्मा राम पांडुरंग द्वारा किया गया था। और महादेव गोविंद रानडे इस संस्था से 1869 में जुड़े थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महादेव गोविंद रानडे प्रार्थना समाज से कब जुड़े थे, 1869 में, ठीक है। चलिए, इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो जाति प्रथा का विरोध करना और स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में क्या करना, वृद्धि करना, और विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना, इसका मुख्य उद्देश्य था प्रार्थना समाज का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर 82 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 82 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद, जी हाँ, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे। क्या होगा दोस्तों, नव हिंदूवाद यानी कि न्यू हिंदुज्म, तो वो कौन थे, हाँ, बहुत सारे लोग, सही जवाब है, और सही जवाब हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। क्या होगा, स्वामी विवेकानंद इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। और इसके बारे में काफी डिटेल्स यहाँ पर क्या दिया है, तो आप इसको देखिए, एक बार जरूर इसको पढ़िए, क्योंकि विवेकानंद से संबंधित बहुत प्रश्न पूछते हैं। कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना, कई बार एग्जाम में आया है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुआ, 1897 में। और अपने गुरु, इनके गुरु कौन थे, कमेंट करके बताइए तो विवेकानंद के गुरु कौन थे। कह रहा है कि उन्होंने संन्यास धारण करके धार्मिक ग्रंथों का विशद अध्ययन किया और अपने गुरु की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को जाता है। और उन्होंने शिक्षा का आधार भाषा में वर्णन किया, साधारण भाषा में वर्णन किया। इसके बारे में आपको पूरा यहाँ को दिया गया है। देखिए, विवेकानंद से संबंधित एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि शिकागो में जो ये धर्म सम्मेलन हुआ था ना, कब हुआ था, 1893 में हुआ था, है ना, शिकागो गए, जहां पर उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया, और इसी से वो काफी फेमस हो गए थे, है ना। चलिए अब चलते हैं दोस्तों, अगला सवाल, बहुत सारा दे दिया इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 83 नंबर। 83 प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किए, 1861, 1891, 1893 या 1897, क्या होगा बताइए। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि 1897। अब इसके बारे में डिटेल से दिया है कि स्वामी विवेकानंद दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि विवेकानंद के गुरु कौन थे दोस्तों, तो याद रखिएगा रामकृष्ण परमहंस थे। उन्होंने बचपन, इनका बचपन का नाम क्या था ना, इनके बचपन का जो नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त, और आगे चलकर वे क्या नाम से मतलब प्रसिद्ध हुए, तो स्वामी विवेकानंद के नाम से। और उनका जीवन कब से कब तक, 1863 में जन्म हुआ था और 1902 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहा है कि इसके नाम से ये प्रसिद्ध हुए। उन्होंने रामकृष्ण के संदेश को विश्व में फैलाया, ठीक है। इसके बारे में आपको दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 84। 84 सवाल क्या कर रहा है कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, बताइए दयानंद सरस्वती के द्वारा क्या स्थापना किया गया था। तो क्या हो जाएगा, ब्रह्म समाज को भी आपको बताए थे किसने किया था, राजा राम मोहन राय। तो ये तो ऑप्शन आपका
खत्म हो गया। प्रार्थना समाज मैंने अभी आपको बताया कि प्रार्थना जब भी करेंगे तो आत्मा से करेंगे, तो आत्मा राम पांडुरंग ये भी खत्म। अगला समाज आर्य समाज और बहुजन समाज, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है दोस्तों ये आर्य समाज हो जाएगा आपका, आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। यानी कि दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, मूल शंकर, और इन्होंने 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य था प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना। जी हाँ, ये इसकी स्थापना कब हुई थी, 1875, याद रखिएगा भाई साहब, 1875 में हुई थी। कहां हुई थी, तो बंबई में हुई थी। किसने किया था, तो दयानंद सरस्वती जी, और इनका मूल नाम क्या था, तो मूल शंकर इनका मूल नाम था। ये सवाल भी आपको पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका 85 नंबर प्रश्न। चलिए 85 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों आपका कि किसने 1873 में सत्य शोधक समाज, बताइए सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था, कब किया गया था, तो 1873। ये चीज तो पता हो गया कि इसकी स्थापना हुई थी 1873 में। ठीक है, और किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फुल्ले, शिवनाथ शास्त्री, या फिर कोई नहीं। क्या होगा, सत्य शोधक समाज, आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्योतिबा फुल्ले। यानी कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया, तो ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा किया गया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब किया गया था, तो 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुल्ले ने की। इनका जन्म हुआ था 1827 में, एक माली के घर में हुआ था, और उन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया, और उन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी, जी हाँ ये पुस्तक याद रखिएगा दोस्तों, गुलामगिरी एवं अपने संगठन सत्य शोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था। ठीक है, तो गुलामगिरी भी इन्हीं का है दोस्तों, है ना, गुलामगिरी भी किसका है, गुलामगिरी जो पुस्तक है ये भी है आपका ज्योतिबा फुले का। ये भी कई बार पूछा गया है, कहाँ गया गुलामगिरी भाई साहब, यहाँ आ गए, गुलामगिरी 1872 में लिखे थे। चलिए इनकी पुस्तक है, याद रखिएगा, गुलामगिरी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर है दोस्तों 86 नंबर। प्रश्न क्या कह रहा है देख लीजिएगा, कह रहा है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था, बताइए सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था, ज्योतिबा फुले, दयानंद सरस्वती, डॉक्टर बाबा साहेब, या फिर गांधी जी। क्या होगा, ये तो अभी क्वेश्चन आपको नहीं, ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था, सत्य शोधक समाज, अच्छा यही क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया ना, हाँ तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले, हाँ ना, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए इसको हम हटाते हैं, चलते हैं अगले सवाल पर। 87 नंबर प्रश्न देखिएगा, 87 कह रहा है कि थियोसोफिकल सोसाइटी, जी हाँ ये काफी अच्छा है, बताइए थियोसोफिकल सोसाइटी, है ना, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, मैडम एचपी ब्लाडेवस्की, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, या फिर स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों थियोसोफिकल सोसाइटी की जो स्थापना किया गया था, आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, मैडम एचपी ब्लाडेवस्की के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन के राय के द्वारा क्या किया गया था, तो ब्रह्म समाज की स्थापना। इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। देखिए इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला के द्वारा किया गया था, है ना, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला, किसके द्वारा, तो मैडम एचपी ब्लाडेवस्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अलकाट विलियम क्वान जज एवं अन्य द्वारा 1875 में कहा किया गया था, तो न्यूयॉर्क में किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। और इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अड्यार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया। ठीक है, तो थियोसोफिकल सोसाइटी का अगर पूछ दिया जाए, है ना, कि इसका मुख्यालय कहाँ है भाई साहब, तो इसका मुख्यालय है अड्यार में। कहाँ है, अड्यार में है, और ये मद्रास है यानी कि तमिलनाडु में है आपका। ठीक है, चलिए हम अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 88। प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। बहुत अच्छा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना तो हुई थी आपको पता है 1885 में हुई थी। ठीक है, 1885 में किसके द्वारा, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों, तो बम्बई में इसकी स्थापना होती है।
ठीक है। और कब हुई थी? 1885 में हुई थी। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम महिला अध्यक्ष। देखिए सवाल थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, प्रथम महिला पूछा गया है ना। अगर प्रथम यहाँ पर अगर भारतीय शब्द लगा देते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर प्रथम भारतीय लगा देते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। लेकिन भारतीय नहीं है तो ध्यान दीजिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एनी बेसेंट, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका एनी बेसेंट। और ये कब बनी थी इसके बारे में पूरा डिटेल से आपको यहाँ पर दिया गया है, ये आप ध्यान से इसको पढ़िए। क्या दिया गया है? कह रहा है कि एनी बेसेंट जो आंग्ल आयरलैंड से थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एनी बेसेंट कहाँ की थी? तो आयरलैंड की थी। ये इंडियन नहीं थी, ये विदेशी थी, ठीक है। और कह रहा है कि वर्ष 1907 से लेकर के 1933 तक थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रधान रही थी। कौन? तो एनी बेसेंट। कह रहा है कि 1916 में दोस्तों होम रूल लीग का गठन किया, है ना। एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग का भी गठन किया गया। तो ये भी क्वेश्चन आता है 1916 में। और 1917 ईस्वी, ये डेट भाई साहब याद कर लीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। कब? तो 1917 में। और 1925 में अब यहाँ पर एनी बेसेंट का काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर आया 1925 वाला। तो 1925 वाला जो है ना, ये भारतीय महिला की बात कर रहा है आपको। यानी कि 1925 में कानपुर में, कहा? तो कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में सरोजनी नायडू, जी हाँ, ये सरोजनी नायडू क्या थी? तो भारतीय थी। सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी, है ना। यानी कि कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा जाए कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तब होगा आपका एनी बेसेंट। और दूसरी पूछ लिया जाए तो सरोजनी नायडू। और प्रथम अगर भारतीय पूछ लिया जाए तब हो जाएगा सरोजनी नायडू। कब बनी थी? 1925 में। कहां के अधिवेशन में? तो कानपुर में अधिवेशन हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 89 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि भारत में नारी आंदोलन, प्रश्न क्या है? भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। बताइए नारी आंदोलन किन की प्रेरणा से आरंभ हुआ भारत में, है ना। क्या होगा इसका आंसर? बताइएगा सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा? भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से? पद्मबाई रानडे, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू या फिर ज्योतिबा फुल्ले। इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि ज्योतिबा फुल्ले, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है आपका 90 नंबर। 90 नंबर, मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूं, प्रश्न काफी बड़ा है ना। प्रश्न देखिए काफी बड़ा है ना। देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न है दोस्तों प्रार्थना समाज। अभी जितना मैं आपको पढ़ाया गया है, अभी पीछे जितना क्वेश्चन पढ़े हैं ना, तो उसी से संबंधित ये सारा सवाल है आपका। प्रश्न है कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुबाई मजदेवसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। दोस्तों बताइए, यानी कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो प्रार्थना समाज, अभी आपको बताए थे, प्रार्थना किससे करना है? तो आत्मा से करना भाई साहब। प्रार्थना किससे कीजिएगा? आत्मा से कीजिएगा। तो आत्माराम पांडुरंग यहाँ पर है। आत्माराम पांडुरंग आपका यहाँ पर भी है, आत्माराम पांडुरंग। ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म हो गया। हाँ, अब प्रश्न है अगला यंग इंडिया। यंग इंडिया के कौन थे दोस्तों? तो मोहनदास करमचंद गांधी। यंग इंडिया ज्योतिबा फुल्ले आ गया यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका खत्म हो गया। आत्माराम पांडुरंग ये तो सही है। यंग इंडिया महात्मा गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी। लोक हितवादी के हैं गोपाल हरि देशमुख, ये भी सही है। और सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा फुल्ले, ये भी सही है। और रहनुमाई जगदेवसन के नौरोजी फुरदोजनी, ये भी आपका सही है। तो आंसर क्या निकल के आया? आंसर नंबर आ गया आपका बी नंबर। आया कि नहीं? पीछे आप लोग ये जो याद किए सारा यहाँ पर क्लियर हो गया। ये भी क्वेश्चन आपको बीपीएससी में पूछा गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा जितने लोग आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए सारा चीज आपको दे दिया गया है। प्रार्थना समाज की स्थापना कब होती है? तो प्रार्थना समाज की स्थापना होती है दोस्तों 1867 में। कहा? तो बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। और आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था प्रार्थना समाज।
अगला जो है वो है महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्र था इंडियन ओपिनियन, ठीक है, और हरिजन, यंग इंडिया तथा नवजीवन। तो ये गांधी जी का जो चारों जो पत्रिका है ना, ये समाचार जो पत्र है छपेगा एग्जाम में, तो याद रखिएगा इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया और नवजीवन किसका है, तो ये गांधी जी का है। अगला है कि महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के रूप में जाने जाते हैं। लोक हितवादी कौन जाने जाते हैं, गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट है कि 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किए थे और 1851 ईस्वी में नौरोजी फुरदोंजी के अन्य पारसी सहयोगियों के साथ रहनुमाई मजदेवसन सभा की स्थापना की गई। यानी कि इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन छपेगा 100%। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 91 नंबर। 91 क्या कह रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? चलिए, कह रहा है कि नाई धोबी बंद, नाई धोबी क्या, तो बंद करो भाई नाई धोबी को, है ना, नाई धोबी दुकान बंद करो। कह रहा है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में हुआ था, है ना। नाई धोबी बंद जो सामाजिक बायकॉट हुआ था, कब हुआ था, 1919 में हुआ था। जिसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ से सही है। ऑप्शन है कि किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। कहां चलाया गया था दोस्तों, बताइए। अगला है कि साधुओं द्वारा चलाया गया और आंदोलन जिसमें निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके। सी नंबर है जमींदारों द्वारा गांव के निम्न जाति के विरुद्ध चलाया गया और अगला है कि निम्न जाति द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया आंदोलन है। इसका आंसर क्या होगा बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि ये जो आंदोलन चलाया गया था ये किसानों के द्वारा कहां, तो प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। प्रतापगढ़ जिला कहां है दोस्तों, बताइएगा, यूपी में पड़ता है ये, है ना। यहाँ पर देखिए इसका डिटेल दिया है कि 1919 में हुआ था दोस्तों। अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया और ये सामने आया कहां, तो प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठित करवाई की पहली घटना थी। झिंगुरी और सिंह और दुर्गपाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। चलिए, इसके बारे में डिटेल से दिया है, आपको पढ़ना है तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है 92 नंबर। देखिए, प्रश्न है कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया। बहुत अच्छा सवाल है, बताइएगा पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब बना है। ऑप्शन है 1850, 1895, 1900, 1905। इसका आंसर होगा भाई साहब आंसर नंबर सी, यानी कि कब हुआ था, तो 1900 ईस्वी में हुआ था। क्या, तो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित, ठीक है। और पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में पारित किया गया, जिसमें कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। अगला सवाल है 93 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था। बताइए, एका आंदोलन, है ना, एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था, बताइए तो दोस्तों। एका आंदोलन कब हुआ था, कमेंट करके बताइए किसी को पता है तो, है ना। अवध के एका आंदोलन के बारे में ऑप्शन दिया गया है डी नंबर, इसका बिल्कुल सही है, यानी कि लगान का नगद में परिवर्तन इसका मेन उद्देश्य था आपका। इसके बारे में आपको दिया गया है, एका आंदोलन जो हुआ था ये हुआ था आपका 1921-22 में हुआ था आपका, है ना। और 22 में ही कौन सी घटना होती है, चौरी चौरा कांड घटना कब होती है, 22 में ही होती है, ठीक है। कहाँ, तो गोरखपुर में होती है। और यही प्रकार है कि एका आंदोलन जो हुआ था 21-22 का नेतृत्व जो कौन कर रहा था, तो पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। इसका नेतृत्व कौन किया था दोस्तों, तो पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने इसका नेतृत्व किया था। चलिए, अब चलते हैं हम आगे। अगला प्रश्न है 94 नंबर। 94 सवाल कर रहा है कि स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था। भाई साहब, स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था, बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, बिहार के जातीय आंदोलन के साथ, बिहार के किसान आंदोलन के साथ या बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ। स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था, आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार के किसान आंदोलन के साथ इनका मतलब संबंध था। ये क्वेश्चन बिहार में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बिहार वाले एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर डिटेल में दिया गया है कि स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। कई बार सवाल आया है कि बिहार
प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? तो किसने की? स्वामी सहजानंद ने। ये आप नोट कर लीजिएगा, नहीं याद है तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, बिहार के एग्जाम में तो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा के एक प्रमुख नेता भी थे और उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था। इनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य क्या था? तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना इनका प्रमुख लक्ष्य था। ठीक है, चलिए दोस्तों 95 नंबर सवाल है आपका, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? बताइए, बिहार में किसान आंदोलन कौन जुड़े हुए थे? राजेंद्र प्रसाद, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू या फिर भगत सिंह। आंसर क्या होगा 95 का? तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। आपका कह रहा है कि राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। वे सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में खाद्य और कृषि मंत्री थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ना। जब संविधान का अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था 1946 में, उस समय जो मंत्री बनाए गए थे तो राजेंद्र प्रसाद कौन से मंत्री थे? तो खाद्य और कृषि मंत्री थे। ठीक है, और कह रहा है कि ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा के अध्यक्ष ये कब बनाए गए थे? ये डेट आपको दोस्तों पूछा जाता है। तो 11 दिसंबर, हाँ 11 दिसंबर 1946 को इनको मतलब कि संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। किनके जगह पर? तो सच्चिदानंद सिन्हा के जगह पर। अगला है, संविधान लागू होने के बाद भारत के ये राष्ट्रपति भी बने थे, प्रथम राष्ट्रपति, और अभी तक सबसे लंबे समय तक यही राष्ट्रपति भी रह चुके हैं भारत के। अगला सवाल है आपका कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। बताइए, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है किससे? वारेन हेस्टिंग्स से, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स से? क्या होगा इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा 96 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो संबंधित था दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित था। इसके बारे में पूरा से यहाँ पर डिटेल में आपको दिया है, आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। हम चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। 97 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, द्वैध शासन प्रणाली। बताइए, द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया? तो आंसर ऑप्शन दिया गया, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, उपयुक्त में से कोई नहीं। 97 का क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करते चलिएगा, है ना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर सी, यानी कि वारेन हेस्टिंग्स। जी हाँ, वारेन हेस्टिंग्स यानी कि द्वैध शासन प्रणाली, इन्हें किसने समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंग्स। करेक्ट, वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को क्या कर दिया भाई साहब? समाप्त करने का निर्णय लिया, तथा कलकत्ता परिषद तथा उनके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले। इसके बारे में और भी दिया है, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल चलते हैं आपका 98 प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली का सहायक संधि। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सहायक संधि के लिए कौन जाना जाता है? तो लॉर्ड वेलेस्ली, है ना, याद रखिएगा। लॉर्ड वेलेस्ली किस लिए प्रमुख है दोस्तों? तो सहायक संधि। करेक्ट, लॉर्ड वेलेस्ली का सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था भाई? तो पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय, रघुजी भोसले या फिर दौलत राव सिंधिया, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा 98 का? 98 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी कि पेशवा बाजीराव द्वितीय जो था ये संधि को स्वीकार किया था। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल से दिया गया है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 99 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? प्रश्न है आपका कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। जी हाँ, 1857 की जो क्रांति होती है ना, 1857 की जो क्रांति होती है उसके बाद पूरा जो कार्य है वो अपने हाथ में ले लेती है। कौन? तो महारानी विक्टोरिया। और ये घटना है 1858 ईस्वी की। 57 में 1857 का क्रांति होता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है, उसके बाद सारा कार्य महारानी विक्टोरिया अपने हाथ में ले लेती है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर, अच्छा इसका आंसर सी नंबर क्यों दिया भाई? यहाँ पर डिटेल में क्या दिया गया है? ठीक है, करा कि ब्रिटिश संसद ने एक
राज उपाधि अधिनियम पारित किया, जिससे महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। लॉर्ड रिटन 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में एक वैभवशाली। अच्छा, इसका आंसर दोस्तों सी यहाँ पर दिया गया है, सी यहाँ पर ध्यान रखिएगा ना, यहाँ पर मैंने ये बता दिया था, यहाँ पर सी दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और अगर इसके बारे में कुछ अगर आप डिटेल देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, है ना। प्रश्न कह रहा है कि बम्बई प्रेसिडेंसी, है ना, और आज का ये लास्ट सवाल है आपका, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? क्या होगा? ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग, WC बनर्जी या फिर तैयबजी। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना किसने की थी? क्या होगा? 100 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है डिटेल में, हाँ, डिटेल में दिया गया है कि 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी, है ना, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो किया गया था फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब ने किया था, यानी कि ये तीनों मिलकर के किया था, और तीनों आपको ऑप्शन में दिया गया है ना, फिरोज शाह मेहता, WC बनर्जी और तैयब जी। ठीक है, चलिए, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। केटी तैलंग दोस्तों ये सी नहीं होगा, यहाँ पर डी होगा आपका, है ना, यानी कि ए होगा फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और तैयब जी के द्वारा किया गया था आपको बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना, है ना। इसका उद्देश्य क्या था? लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था दोस्तों। तो आज इतना ही रहने देते हैं, और ये आपका प्रधान शिक्षक का आज का टेस्ट था, आपका मॉडर्न हिस्ट्री टेस्ट नंबर आपका 5, और जो आपका छठ पूजा का जो ऑफर है, जो लोग अभी तक हमारा PDF नहीं लिए हैं तो वो इस PDF को जरूर ले लीजिएगा दोस्तों, है ना। अभी मात्र 299 चार्ज लगेगा आपका, ठीक है, प्रधान शिक्षक के लिए। और जैसे ही आपका प्रधानाध्यापक की वैकेंसी आएगी तो प्रधानाध्यापक का भी पूरा तैयारी करवाया जाएगा आप लोग का, ठीक है। जो भी बिहार SSC की तैयारी करते होंगे छठ पूजा के बाद, उनका जैसे कि मैथ का क्लास है, करेंट अफेयर है ना, रीजनिंग है, ये सब क्लास आपका शुरू किया जाएगा, ठीक है। और अभी 299 जो ऑफर है, इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो इसमें सारा PDF आपको मिल जाएगा, जितना भी क्लास हुआ है सबका, उसका रिकॉर्डिंग वीडियो भी आपको मिल जाएगा, है ना, नोट्स वगैरह, लाइव क्लास भी आपको डेली मिलेगा, ठीक है, सब चीज। और एक ही बार फी लगेगा, बार बार नहीं लगेगा, ये मंथली चार्ज ऐसा कुछ नहीं है, एक बार लग जाएगा, फिर आपको एग्जाम तक चार्ज अलग से नहीं लगेगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, कैरियर परिवार हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप है ना, कैरियर परिवार नाम से है, आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में जाकर के, तो ये हमारा चैनल आ जाएगा, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको टेस्ट प्रैक्टिस होते रहता है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा आते आते, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।